हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बस्तर जिले को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जिला आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो व्यापम और पीएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस जिले से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, इस जिले की भौगोलिक संरचना कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, नदियों का प्रवाह तंत्र किस तरीके से है, इन सभी स्थितियों पर बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो नए तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा वो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इस जिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर इस जिले की बात की जाए तो ये जिले की सराउंडिंग अगर हम देखें तो ये रहा हमारा बस्तर जिला, ये हमारा बस्तर जिला हो गया। इस बस्तर जिले की अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो बस्तर जिले की जो पूर्वी भाग है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ये पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य के साथ सीमाएं साझा करता है। किस राज्य के साथ? उड़ीसा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, यानी ये जिला कैसा है तो आपको याद रखना है इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है यानी अंतर राज्यीय सीमा वाला जिला है। और किस राज्य के साथ सीमाएं साझा करता है? उड़ीसा के साथ। उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो उत्तर की तरफ कोंडागांव जिले के साथ सीमाएं बनाता है। वहीं अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम में दंतेवाड़ा और थोड़ी सी सीमा ये बीजापुर के साथ भी साझा करता है। तो पश्चिम में आपको दो जिले पकड़ने हैं, दंतेवाड़ा और बीजापुर। और दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण में ये सुकमा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है, यानी अपनी सराउंडिंग में 4 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। साथ ही साथ इसका जो पूर्वी भाग है वो उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस जिले की प्रारंभिक चीजें जानने की कोशिश करें तो आपको याद रखना है कि इस जिले का गठन कब हुआ। इसका गठन होता है वर्ष 1948 में। आजादी के बाद अगले ही साल इस जिले का क्या हुआ? सृजन हुआ। याद रखिएगा 1947 में भारत की आजादी के साथ ही जो हमारा मध्य प्रांत एवं बरार था, जिसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सीपी एंड बरार, ये वाला हिस्सा भी हमारा स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया। और इसी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत वर्ष 1948 में क्या किया गया तो 3 देसी रियासतों को, 3 प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया गया? डिस्ट्रिक्ट के रूप में, जिले के रूप में इनको मान्यता दी गई। 3 प्रिंसली स्टेट्स को जिला बना दिया गया छत्तीसगढ़ वाले भूभाग के अंतर्गत। जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस का छत्तीसगढ़ वाला भूभाग था उसके अंतर्गत 3 देसी रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक थी आपकी सरगुजा रियासत, दूसरा था आपका रायगढ़ और तीसरा था आपका बस्तर। इन तीनों को एक साथ जिला बनाया गया वर्ष 1948 में। यानी बस्तर जिले का सृजन कब हुआ? वर्ष 1948 में। और उस समय न तो आपके मध्य प्रदेश का अस्तित्व था, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का मातृ जिला, और न ही छत्तीसगढ़ राज्य बना था, क्योंकि मध्य प्रदेश कब बनेगा? 1 नवंबर 1956 को। तो इस जिले का सृजन किसके अंतर्गत हुआ? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत। अगर इसके मातृ जिले की बात की जाए तो ये देसी रियासत क्षेत्र है, प्रिंसली स्टेट एरिया है, देसी रियासत क्षेत्र था, इसलिए इसका कोई भी मातृ जिला देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका जगदलपुर। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आपका जगदलपुर। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय तो है ही, साथ ही साथ डिवीजन का भी हमारा मुख्यालय है। तो ये इसलिए भी बेहद उपयोगी हो जाता है क्योंकि ये संभाग का मुख्यालय है और जिले का मुख्यालय दोनों है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो आपको याद रखना है सीमावर्ती राज्य कौन सा है? उड़ीसा। बस्तर जिले का पूर्वी भाग उड़ीसा के साथ सीमाएं साझा करता है। वहीं सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिलों में आपको याद रखना है उत्तर की तरफ कोंडागांव, पश्चिम की तरफ आपको दंतेवाड़ा, बीजापुर और आपका दक्षिण की तरफ सुकमा। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। किन जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है तो आपको याद रखना है 4 जिलों के साथ। और अगर संभाग की बात करेगा, ये किस संभाग का हिस्सा है तो आपको पकड़ना है बस्तर संभाग का हिस्सा है। और बस्तर संभाग कब बना? वर्ष 1981। तो बस्तर संभाग बनेगा वर्ष 1981 में, इन 1981। एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट कब बना, जिला कब बन गया था? तो बहुत पहले ही वर्ष 1948 में। ये बातें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस जिले की राजनीतिक व्यवस्था को जानने की कोशिश करेंगे, यानी इस जिले में तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की क्या स्थिति है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इस जिले के मानचित्र को समझना होगा। ये रहा इस जिले का मानचित्र, मैप हो गया।
सबसे पहले इसके सराउंडिंग की बात कर ले तो इसके ये रहा पूर्व की तरफ हमारा उड़ीसा राज्य, उत्तर की तरफ हमारा ये कोंडागांव जिला हो गया, अभी हमने देखा कोंडागांव जिला। अगर हम पश्चिम की बात करें तो थोड़ा सा ये रहा हमारा बीजापुर जिला, थोड़ी सी सीमा बनाएगा बीजापुर के साथ, और इधर हो गया हमारा दंतेवाड़ा जिला, ये हमारा दंतेवाड़ा जिला हो गया। और दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण की तरफ ये हमारा हो गया सुकमा, दक्षिण की तरफ हमारा हो गया सुकमा जिला। तो ये हमारी सराउंडिंग है, समझ आ गई होगी आपको। अब अगर हमको तहसील, विकास खंड, नगर निगम ये सारी चीजें देखनी है तो सबसे पहले रास्ते समझने होंगे, रास्तों के माध्यम से ही हम इनको ट्रेस कर पाएंगे अच्छे से। तो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे ही देखते चलेगा। अगर आपने कोंडागांव जिले को देखा होगा, ये वीडियो भी हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप जरूर जाएं, वहां अन्य जिलों के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोंडागांव जिले से एक सड़क आपका बस्तर जिले की तरफ एंटर होगी, जिस सड़क का नाम है आपका NH30, 30 नंबर सड़क, और फिर यही सड़क आपका सुकमा के लिए निकल जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। आप सभी इससे परिचित होंगे, NH30। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे है, जो मध्य प्रदेश से कवर्धा, बेमेतरा होते हुए आपका बलौदाबाजार, रायपुर होते हुए बस्तर संभाग की तरफ एंटर करेगा। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। अब आपको पकड़ना है दूसरा प्रमुख राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH63। जब आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो सरगुजा संभाग, ऊपरी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उसको बीचों बीच क्रॉस करेगी आपकी 43 नंबर सड़क 43। बीच की बात करें मध्य छत्तीसगढ़ की तो दुर्ग और रायपुर संभाग को बीचों बीच क्रॉस करेगी आपकी 53। और दक्षिण की बात करें तो बस्तर में आपका 63 नंबर सड़क, 43, 53, 63। तो हमको बस्तर में कौन सा पकड़ना है, 63 नंबर सड़क। ये हमारा उड़ीसा से होते हुए हमारा 63 नंबर सड़क जगदलपुर, और जगदलपुर से होता हुआ यही हमारा कहां निकल जाएगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के लिए। ये हमारी कौन सी सड़क हो गई, तो ये हो गई हमारी NH63। ये दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आपको इस जिले में पकड़ने हैं, NH30 और NH63। ये दोनों ही जहां पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यही हमारा जिला मुख्यालय भी है, तहसील भी है, और ये हमारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर। तो पहला जगदलपुर तहसील आपको पकड़ना है, तहसील। अब आप जब आप कोंडागांव जिले से बस्तर की तरफ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले मिलेगा आपको भानपुरी, एक नया तहसील भानपुरी। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा तहसील, भानपुरी। भानपुरी के बाद आपको पकड़ना है बस्तर, भानपुरी के बाद बस्तर दूसरा तहसील, और तीसरा हो गया आपका जगदलपुर। जगदलपुर के दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा नानगुर। क्या मिलेगा, नानगुर, एक नया तहसील, अभी हम लिखेंगे भी। तो 4 तहसील हो गए, ये 4 आपको ट्रेस करने हैं। अब आपको बेस बनाना है बस्तर। बस्तर के उत्तर और पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है बकावन तहसील। कौन सा तहसील, बकावन। अब तहसीलों की संख्या हो गई 5, और बस्तर के उत्तर पश्चिम की तरफ आपको पकड़ना है लोहांडीगुड़ा। क्या पकड़ना है, लोहांडीगुड़ा। अब तहसीलों की संख्या हो गई 6 तहसील हो गए। देखिएगा, अब 30 नंबर सड़क से जब आप जगदलपुर से नीचे की तरफ सुकमा की तरफ एंटर करेंगे तो ये हो गया हमारा दरभा, ये हमारा हो गया दरभा। अब तहसीलों की संख्या हो गई 7। और जब आप 63 नंबर सड़क से जब आप दंतेवाड़ा की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर 2 तहसील आपको पकड़ना है। एक आपको पकड़ना है तोकपाल क्षेत्र, तोकपाल, और दूसरा आपको पकड़ना है बस्तरनार, तोकपाल और बस्तरनार। तो वर्तमान में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है इस जिले में, तो आपको याद रखनी है तहसीलों की कुल संख्या है 9। कौन कौन सा, तो ये हो गया हमारा भानपुरी, मैं सारी बातें नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करते चलेंगे। ये हो गया हमारा बकावंड, ये हमारा बस्तर हो गया, ये हमारा जगदलपुर मुख्यालय है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया नानगुर, ये हमारा हो गया तोकपाल, ये हो गया हमारा बस्तरनार, ये हमारा हो गया लोहांडीगुड़ा, तहसील, और ये हो गया हमारा दरभा। तो तहसीलों की कुल संख्या कितना है इस जिले में वर्तमान में, 9 तहसील, लेकिन विकास खंडों की संख्या केवल कितनी है, 7। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 तहसील विकास खंड नहीं है।
तो आपको याद रखना है दो तहसील कौन से विकासखंड नहीं है, तो एक तो आपको नानगुर को छोड़ देना है और दूसरा भानपुरी। ये दोनों ही नए तहसील हैं और ये दोनों ही विकासखंड नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ करके बचे हुए जो 7 तहसील हो गए, यानी बकावंड, बस्तर, जगदलपुर, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा और बस्तरनार, ये 7 तहसील आपके विकासखंड भी हैं। तो विकासखंड हैं तो इनको हम दूसरे घेरे से घेर लेते हैं। ये हमारा हो गया आपका विकासखंड, ये भी विकासखंड, तोकापाल, ये हमारा दरभा, ये हमारा जगदलपुर, नानगुर को छोड़ देना आपको, ये बस्तर हो गया, भानपुरी को छोड़ देना और बकावंड। तो विकासखंडों की संख्या कितनी हो गई? 7। अब हमें देखनी है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटें इस जिले में अस्तित्व में है। तो आपको पकड़ना है कि 3 सीटें, कितनी सीटें? 3। कौन कौन सी? तो एक आपका NH-30 पर बस्तर, दूसरा आपका जगदलपुर और तीसरा आपका चित्रकोट। कहां पर चित्रकोट है? वही चित्रकोट जहां पर वाटरफॉल है। तो चित्रकोट ये आप दिमाग में रखिएगा, जब मैं अभी नदी इसमें ड्रॉ करूंगा तो चित्रकोट भी बताऊंगा। तो 3 विधानसभा सीटें आपको पकड़नी। साथ ही साथ ये तीनों ही विधानसभा सीटें किस लोकसभा का पार्ट हैं? तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक प्रमुख लोकसभा सीट है आपकी जगदलपुर लोकसभा सीट, तो जगदलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत है। इसके साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ के जो हमारे 14 नगर निगम है, उन 14 नगर निगमों में से एक नगर निगम आपका कौन सा है? आपका जगदलपुर नगर निगम। तो ये भी याद रखना है कि जगदलपुर आपका नगर निगम भी है, जगदलपुर लोकसभा भी है, जगदलपुर विधानसभा भी है, जगदलपुर जिला मुख्यालय भी है और आपका संभाग मुख्यालय है। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं सारी जानकारियों को। अगर तहसील की बात करें तो तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? 9। पहला भानपुरी, दूसरा आपको पकड़ना है बस्तर, तीसरा आपको पकड़ना है जगदलपुर, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, नानगुर, आप भी याद करते चलेंगे, नानगुर, तोकपाल, बस्तरनार और आपका दरभा। तो तहसीलों की कुल संख्या कितनी हो गई? आपको याद रखना है 9। विकासखंड कितने हैं? तो विकासखंड है 7। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 कौन से नहीं है? तो मैंने अभी बताया आपको, 2 जो नए अभी बने हैं भानपुरी और आपको पकड़ना है नानगुर। ये दोनों ही तहसील विकासखंड, ये दोनों ही विकासखंड नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके बचे हुए जो 7 तहसील हैं वो आपके विकासखंड भी है। नगर निगम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से एक नगर निगम आपका कौन सा है? जगदलपुर। और वर्तमान में यहां से मेयर, महापौर हैं, याद रखिएगा नाम, सफीरा साहू, श्रीमती सफीरा साहू जी वर्तमान में यहां से क्या है? मेयर है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस साल आपके विधानसभा चुनाव है। तो याद रखनी है यहां से 3 सीटें, एक तो आपकी बस्तर विधानसभा सीट, दूसरा है आपका जगदलपुर विधानसभा सीट और तीसरा है आपका चित्रकोट विधानसभा सीट। तीसरी आपकी कौन सी विधानसभा सीट है? तीसरा आपको पकड़ना है चित्रकोट विधानसभा सीट। तो ये 3 विधानसभा सीटें पकड़नी है, जहां आपकी बस्तर जो है ये ST विधानसभा सीट है और चित्रकोट आपकी ST है। याद रखिएगा, बस्तर और चित्रकोट विधानसभा सीटें ST हैं। साथ ही साथ ये तीनों ही विधानसभा सीटें किस लोकसभा का पार्ट है? तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक प्रमुख है आपकी बस्तर लोकसभा। और वर्तमान में यहां से सांसद हैं आपके, याद रखिएगा, दीपक बैज। कौन है? दीपक बैज जी हैं। दीपक बैज से ही एक फैक्ट और याद रखना है कि वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में इस बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेगी। तो याद रखिएगा, बस्तर सांसद दीपक बैज। ये बेसिक सी बातें हो गई। साथ ही साथ कुछ बातें और आपको इस जिले में पकड़ के रखनी है। जैसे इस जिले की बात करें तो ये जिला प्रमुख रूप से जनजातियों की भूमि रहा है, इसलिए अगर आपको जनजाति पूछेगा तो प्रमुख जनजातियों में आपको याद रखना है कौन कौन सी? तो आपको धुरवा, परजा, याद रखिएगा, धुरवा, परजा, मुड़िया, माड़िया, ये प्रमुख रूप से आपको इस जिले में देखने को मिलेंगे। लगभग सभी मोटा जनजातियां जो बस्तर संभाग की हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ अगर इस क्षेत्र की भूमि की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, तो आपको याद रखना है
अगर भूमिगत संरचना की बात करेगा, मिट्टियों की बात करेगा, तो यहां से भी आपको प्रश्न मिलता है। याद रखना है कि बस्तर जो पठार है, बस्तर जो प्लेट्यू है, बस्तर के पठार में ऊपर से नीचे का क्रम पूछा जाता है, यानी मृदा का बस्तर के पठार में क्या क्रम है। तो आपको याद रखना है ऊपर से नीचे की तरफ आपको पकड़ना है मरहान, टीकरा, माल और गभार। मरहान, टीकरा, माल और गभार। याद रखिएगा ऊपर, सबसे ऊपर बस्तर के पठार को जो सबसे ऊपर की तरफ जो मिट्टी मिलेगी उसको मरहान बोलेंगे। ढलानों की तरफ, स्लोप की तरफ जो मिट्टी मिलेगी वो टीकरा होगी। तलहटी में यानी निचला जो भाग है वहां पर आपको माल मिलेगा, और जो नदियों से लगा हुआ क्षेत्र है, गीली मिट्टी है, वहां पर मिलेगी आपको गभार। तो याद रखिएगा यहीं से एक प्रश्न बना था कि ढलान पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो आपको पकड़ना है बस्तर की ढलान में आपको टीकरा मिट्टी देखने को मिलेगी, और सबसे निचले क्रम में गभार। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो इस जिले से याद रखनी है। अब हम इस जिले में आगे, अभी हम इस जिले की भूगर्भिक संरचना भी देखेंगे, और सबसे पहले इस जिले में जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको ट्रेस कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इस जिले की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम इस जिले की बात करें तो आपको रास्तों में जो प्रमुख स्थान है उनको ट्रेस करना है। अब हम जैसे ही NH30 से इस जिले में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको भानपुरी तहसील मिलेगा, जो एक अभी नव सृजित तहसील है, एकदम नव गठित तहसील है। भानपुरी से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया बस्तर। बस्तर आपको याद रखना है। बस्तर से आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर यहीं पर आपको पकड़ना है पर्चपाल। याद रखिएगा पर्चपाल क्षेत्र है। पर्चपाल याद रखना, ये सुअर प्रजनन क्षेत्र है। सुअर प्रजनन क्षेत्र है आपका पर्चपाल, बस्तर में ही आपको पकड़ना है। थोड़ी दूर आगे जाएंगे NH30 पर पर्चपाल आपको पकड़ना है, सुअर प्रजनन क्षेत्र है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जगदलपुर से पहले आपको याद रखना है आसना। आसना और तारापुर गांव दोनों अलग अलग हैं, आसना और तारापुर, लेकिन संयुक्त रूप से इनको आसना तारापुर कह देते हैं। याद रखिएगा आसना तारापुर कहते हैं, दोनों अलग अलग ग्राम है आसना तारापुर। और आसना तारापुर के बाद आप जगदलपुर शहर की तरफ एंटर कर जाएंगे NH30 पकड़ के। अब इसी सड़क से जब हम आगे की तरफ सुकमा के लिए निकलते हैं NH30 पर, तो सबसे पहले आपको प्रमुख रूप से याद रखना है कि सड़क से लगा हुआ आपका ये आपको पकड़ना है, ये आपका कांगेर वैली, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर की तरफ आपको पकड़ना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जबकि दक्षिण की तरफ बीजापुर जिले में आपको पकड़ना है इंद्रावती, और बस्तर जिले में आपको पकड़ना है कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो बस्तर जिले का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राष्ट्रीय आपका उद्यान है। तो ये भी हम देखेंगे सारी बातें, कांगेर वैली नेशनल पार्क। फिर वहां से आते हैं हम दरभा। याद रखिएगा वर्तमान में दरभा जो है ये कॉफी के लिए बड़ा फेमस हो रहा है, काफी उत्पादन यहां से किया जा रहा है, काफी उत्पादन दरभा। और दरभा से आगे चलेंगे तो ये रही हमारी दरभा घाटी। ये कौन सी घाटी है आपका? दरभा, दरभा घाटी। ये वही घाटी है क्योंकि इस घाटी को पार करने के बाद आप जैसे ही सुकमा जिले में एंटर करेंगे, सुकमा जिले में आपको मिलेगी झीरम घाटी। झीरम घाटी वही क्षेत्र था जहां नक्सलियों द्वारा, जो कांग्रेस के शीर्ष पंक्ति के नेता हैं जिसमें विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, इन सभी का क्या कर दिया गया था, इन सभी का देहांत, इनको मृत कर दिया गया था। यही वही झीरम क्षेत्र है। तो दरभा घाटी बेहद ही फेमस है, खासकर जो नक्सल गतिविधियां यहां पर होती हैं। दरभा घाटी में पकड़ना है आपको कि यहां पर प्रमुख रूप से जो खनिज मिलता है वो खनिज है आपका अभ्रक। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको पकड़ लेना है, दरभा घाटी में अभ्रक। यहां तक की चीजें आपको ट्रेस हो गई होंगी NH30 पर। अभी सड़कों से लगे हुए जो इंपॉर्टेंट स्थान है उनको पहले देखते हैं, फिर नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थान है उन्हें देखें। अब हम NH63 की बात करते हैं। तो 63 में सबसे पहले आपको पकड़ना है 63 नंबर सड़क से लगा हुआ आपको पकड़ना है नगरनार। नगरनार, नगरनार में आपको पकड़ना है स्टील प्लांट। अभी हम देखेंगे एक एक को, स्टील प्लांट एक एक को हम देखेंगे। यहीं पर नगरनार में ही वर्ष 2021 से स्टील प्लांट का संचालन किया जा रहा है। यह स्टील प्लांट NMDC नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित किया जा रहा है। NMDC जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको प्राप्त है। तो NMDC का ही एक प्लांट है यहाँ पर नगरनार स्टील प्लांट, अभी आपको बताऊंगा। नगरनार से थोड़ी दूरी पर आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर एक क्षेत्र है, नाम है आपका रामपाल।
क्या नाम है क्षेत्र का? रामपाल। ये जो रामपाल क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के अंतर्गत शामिल है, यानी भगवान श्री राम यहां से गुजरे थे, यहां पर समय व्यतीत किया था वनवास के दौरान, और इसी रामपाल क्षेत्र में एक आपको प्राचीन शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री राम जिन जिन स्थानों से छत्तीसगढ़ में गुजरे वहां पर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, और शिव उपासना के कारण ही वहां पर आपको एक प्राकृतिक मंदिर, शिव मंदिर जरूर देखने को मिलेगा। तो रामपाल में भी आपको शिव मंदिर मिलेगा। आगे बढ़िए, जब आप जगदलपुर की तरफ और बढ़ेंगे इस 63 नंबर सड़क से, तो यहीं पर आपको पकड़ना है तुरेनार। याद रखिएगा क्या है? तुरेनार। तुरेनार तुरेनार चर्चाओं में क्यों था? क्योंकि वर्तमान में जो हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है, इस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, यानी ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रीपा कहा गया। इसी रीपा के अंतर्गत लगभग छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई। उसी के अंतर्गत बस्तर में जगदलपुर के निकट आपको पकड़ना है तुरेनार। तुरेनार में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा। तो तुरेनार को आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रीपा यहां पर विकसित किया जाएगा। वहां से आप आगे जगदलपुर, जगदलपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा धर्मपुरा। ये धर्मपुरा रोड है। अभी धर्मपुरा क्यों है इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगा। इसे धर्मपुरा में आपको पकड़ना है छत्तीसगढ़ का एकमात्र एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, जिसको निर्जातीय म्यूजियम भी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहां पर है? तो इसी धर्मपुरा रोड पर है, धर्मपुरा में। तो आपको याद रखना है जगदलपुर से लगा हुआ क्षेत्र। आगे चलिए, अब जगदलपुर से जो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा तोकपाल। तोकपाल हमारा तहसील है, साथ ही साथ विकास खंड भी है। तोकपाल से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पर सड़क के दोनों किनारे एक एक महत्वपूर्ण स्पॉट आपको याद रखना है। एक आपको पकड़ना है बुरुंगपाल, देखिएगा मैं लिख रहा हूं बुरुंगपाल, और एक आपको पकड़ना है डिलमिली। अभी हम एक एक को डील करेंगे विद पिक्चर। तो बुरुंगपाल में आपको पकड़ना है कि छत्तीसगढ़ सहित भारत का एकमात्र संविधान मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशन टेंपल बोलते हैं, संविधान का मंदिर हमारा कहां पर है? बुरुंगपाल। अभी हम पिक्चर भी देखेंगे, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी। अभी बेसिक बातें बता रहा हूं कि बुरुंगपाल में संविधान मंदिर, और बुरुंगपाल के इधर आपको पकड़ना है, रोड के इस पार आपको पकड़ना है डिलमिली क्षेत्र। यहां पर आपको कास्ट स्तंभ मिलेगा, एक वुडन पिलर मिलेगा, जो जनजातीय क्षेत्रों के, जो आदिवासी क्षेत्रों के वीर युवा हैं, उन युवाओं की जीवनी, उन युवाओं की गाथा को प्रेरित करता हुआ यहां पर कास्ट स्तंभ मिलेगा, डिलमिली का कास्ट स्तंभ। खासकर मुचकी हुंगा जो एक आदिवासी नायक हैं, उनकी वीर गाथा से संबंधित है। तो आपको ये डिलमिली पकड़ना है, कास्ट स्तंभ, बुरुंगपाल और डिलमिली। यहां से आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा बस्तरनार तहसील। बस्तरनार आपका तहसील के साथ साथ विकास खंड भी है। और बस्तरनार से आगे चलेंगे तो ये रही हमारी बस्तरनार घाटी। ये कौन सी घाटी हो गई? तो ये हमारी बस्तरनार घाटी। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र हो गए, जो लगभग NH-30 और NH-63 के किनारे हैं। अब हमें सबसे पहले इस जिले में नदियां ट्रेस करनी होंगी, क्योंकि बिना नदी या अपवाह तंत्र समझे हम इस जिले में और जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर नदियों की बात करें तो इस जिले की जो जीवन रेखा है, बस्तर की जो जीवन रेखा कही जाती है, इंद्रावती नदी, सबसे पहले उस नदी का जिक्र करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में आपको पकड़ना है। उड़ीसा में आपको पकड़ना है, ये रहा हमारा उड़ीसा का कालाहांडी जिला। कालाहांडी जिला, जिले का नाम है कालाहांडी, और पर्वत का नाम है मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला और मुंगेर पर्वत। इसी कालाहांडी जिला, मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, जिसका प्राचीन नाम मंदाकिनी भी। क्या नाम है? मंदाकिनी। इंद्रावती नदी, जिसको छत्तीसगढ़ में बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। देखिएगा, इसी के तट पर, इसी इंद्रावती के तट पर ये हो गया हमारा रामपाल क्षेत्र। रामपाल से आपका आगे की तरफ बढ़ेगी जगदलपुर। ये आसना तारापुर के बीचों बीच ये जगदलपुर जो शहर है इसी के तट पर है। उसके बाद ये रहा हमारा धर्मपुरा, और धर्मपुरा के बाद यही नदी आपका प्रवाहित होते लोहांडीगुड़ा क्षेत्र की तरफ जाएगी, और वहां से आपका आगे बढ़ते हुए ये दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाएगी। ये रही हमारी इंद्रावती नदी या आपकी मंदाकिनी। देखिएगा, ये हमारी इंद्रावती नदी हो गई। इंद्रावती नदी,
इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह कितना है इस नदी का, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह है 264 किलोमीटर। कितना है, 264 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह है। और ये इंद्रावती इधर से हमारी गोदावरी नदी आ रही है, गोदावरी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है और गोदावरी में जाकर के किसका विलय हो जाएगा, इंद्रावती नदी का। अब हमें इंद्रावती की सहायक नदियों को ट्रेस करना है, इंद्रावती की सहायक नदियां, लेकिन उसके पहले उड़ीसा से ही निकलने वाली एक और प्रमुख नदी का जिक्र कर लेते हैं। तो एक तो कालाहांडी क्षेत्र से, दूसरा आपको पकड़ना है कोरापुट, दूसरा आपको क्या पकड़ना है, कोरापुट उड़ीसा। नंद पर्वत याद रखना है, कौन सा पर्वत, नंद पर्वत। नंद पर्वत कोरापुट से कौन सी नदी निकलती है, तो कोरापुट से निकलती है आपका सबरी, सबरी या कोलाब नदी, सबरी या कोलाब। नंद पर्वत क्षेत्र से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है, कोरापुट से। आपको याद रखना है सबरी या कोलाब नदी, ये नदी आपका बस्तर और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाएगी और आगे चल करके सुकमा और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाएगी। अब ये सुकमा जिले में जाएगी और सुकमा और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाते हुए ये नदी भी, सबरी या कोलाब भी इंद्रावती में जाकर के, गोदावरी नदी में जाकर के इसका क्या हो जाएगा, विलय। तो ये भी आपका गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी, आपकी कोरापुट से निकलने वाली सबरी या कोलाब नदी। आपको याद रखना है इस नदी का छत्तीसगढ़ में प्रवाह कितना है, तो सबरी का प्रवाह कितना है, 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में उत्तर की तरफ जाएंगे, हसदेव 176, और फिर सीधा दक्षिण की तरफ आना है सुकमा में आपको पकड़ना है सबरी 173, 173। तो उम्मीद है लंबाई भी आपको याद हो गई। ये दो प्रमुख नदियां जो उड़ीसा वाले क्षेत्र से बहते हुए कहां पर आएंगी, आपका बस्तर जिले में एंटर करेंगे। अब हमने एक एक की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे सबसे पहले हमको आपका इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी पकड़नी है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमें चलना है कोंडागांव जिले में। मैंने आपको बताया था कि कोंडागांव जिले में ये रही हमारी, कोंडागांव जिले से प्रवाहित होकर के आ रही हमारी ये कौन सी नदी, तो ये पकड़नी है हमारी नारंगी नदी, ये हमारी नारंगी नदी हो गई, देखिएगा। और नारंगी नदी ये इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी है। नारंगी नदी जहां पर इंद्रावती में इसका विलय होता है, यहीं पर आपको पकड़ना है, लोहांडीगुड़ा तहसील में यहीं पर आपको पकड़ना है एक वाटरफॉल जिसका नाम है आपका चित्रकोट वाटरफॉल। चित्रकोट, जिसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो जहां पर नारंगी और इंद्रावती नदी का विलय हो रहा है, वहीं पर थोड़ी दूर पर ये वाटरफॉल आपको पकड़ना है, चित्रकोट वाटरफॉल। साथ ही साथ यहीं पर नारंगी और इंद्रावती के विलय के साथ ही यहीं पर एक और स्पॉट आपको पकड़ना है, नाम है नारायणपाल। नारायणपाल गांव का नाम आपको पकड़ना है, नारायणपाल गांव। याद रखना है इसी नारायणपाल में आपको एक मंदिर पकड़ना है, भगवान विष्णु का मंदिर है। नारायणपाल में भगवान विष्णु का, नारायणपाल मंदिर कहते हैं इसको, भगवान विष्णु का मंदिर है। तो जहां पर नारंगी और किसका विलय हो रहा है, इंद्रावती नदी का विलय हो रहा है। तो नारंगी प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती की, ये कोंडागांव जिले से। इसके साथ ही साथ इस नारंगी की एक सहायक नदी है जो आपका, ये भी कोंडागांव जिले से प्रवाहित हो रही है। ये आपका कोंडागांव जिले से इसका उद्गम होगा और ये आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाएगी। फिर ये बकावन तहसील से बहते हुए ऐसे, और इसके बाद ये हमारा किस में आकर के मिल जाएगी, नारंगी नदी में। ये नारंगी में आकर के मिलेगी। इस नदी का नाम है मारकंडी नदी। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी नदी है ये आपकी हो गई मारकंडी नदी, जो प्रमुख नदी। मारकंडी का विलय किसमें होगा, नारंगी में। और आपको पकड़ना है इस मारकंडी की एक छोटी सी सहायक नदी है जो इसका भी उदय आपको पकड़ना है, कोंडागांव वाले क्षेत्र से हो रहा है। और ये नदी आपका कुछ इस तरीके से प्रवाहित होते हुए ये आपका किस में आकर के मिलेगी, मारकंडी नदी में, जिस नदी का नाम है कोसार टेढ़ा नदी। कौन सी नदी, कोसार टेढ़ा नदी, जो किसकी सहायक है, छोटी सी सहायक है, मारकंडी। इसी कोसार टेढ़ा नदी पर एक परियोजना है जिस परियोजना का नाम है कोसार टेढ़ा परियोजना। देखिएगा, ध्यान से लिख रहा हूं, कोसार टेढ़ा परियोजना, कोसार टेढ़ा परियोजना। कोसार टेढ़ा परियोजना किस नदी पर है, कोसार टेढ़ा नदी। और कोसार टेढ़ा किसकी सहायक है, मारकंडी की। और मारकंडी आकर के मिलती है नारंगी नदी में, और नारंगी आपका इंद्रावती में। तो ये रहा नदियों का यहां पर तंत्र हो गया। अब आगे चलिए, अब आप देखेंगे कि इंद्रावती की और कौन सी प्रमुख सहायक नदी है। तो आपने कोंडागांव में ये रहा मर्दापाल, आपने मर्दापाल देखा होगा, कोंडागांव में ये रहा मर्दापाल, मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आप जाकर के देख सकते हैं मर्दापाल तहसील।
मर्दापाल तहसील के समीप से आ रही है आपकी कौन सी नदी? ये हमारी हो गई बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग। ये बोर्डिंग नदी हो गई। ये बोर्डिंग नदी आपके लगभग दंतेवाड़ा के समीप, देखिएगा दंतेवाड़ा जिला के समीप, और ये बस्तर जिले में ही आकर के किससे मिल जाती है? इंद्रावती नदी से। बस्तर नार घाटी दिख रहा है, वहीं पर आकर के आपका मिलेगी दंतेवाड़ा के समीप। आपको पकड़ना है कौन सी नदी? तो ये रही हमारी बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी हो गई। तो बोर्डिंग भी किसकी सहायक है? आपका इंद्रावती नदी की, जो आकर के बस्तर में इससे विलय हो जाता है दंतेवाड़ा जिला के समीप। तो ये इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हो गई। अब हम बात करते हैं नीचे में, अब हम बात करेंगे आपका कोलाब या सबरी नदी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी जो बस्तर जिले से निकल रही है, तो ये रहा हमारा कांगेर नदी। कौन सी नदी? ये हमारी कांगेर नदी हो गई। देखिएगा ये कांगेर वैली नेशनल पार्क से प्रवाहित होकर के जाएगी आपकी, ये हमारी कौन सी नदी हो गई? कांगेर नदी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कांगेर नदी, कांगेर नदी। और इसी कांगेर की सहायक है एक छोटी सी और नदी जिसका नाम है आपका मुनगा बहार। कांगेर की सहायक आपका मुनगा बहार, ये रही हमारी मुनगा बहार। देखिएगा तो ये हमारी कौन सी नदी हो गई? मुनगा बहार। कांगेर की सहायक मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी। इसी मुनगा बहार पर आपको एक वाटरफॉल पकड़ना है। देखिएगा इसी मुनगा बहार पर आपको एक वाटरफॉल पकड़ना है, जलप्रपात। जिस जलप्रपात का नाम है आपका, जिस जलप्रपात का नाम है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़। आप रोड से उधर कांगेर वैली नेशनल पार्क में जा सकते हैं, और ये हमारा हो गया तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपको बोलेगा तो तीरथगढ़, और सबसे चौड़ा यानी छत्तीसगढ़ का नयाग्रा बोलेगा तो नयाग्रा हो गया हमारा चित्रकूट। तो देख लिया आपने मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार किसकी सहायक है? कांगेर नदी की। और मुनगा बहार नदी पर ही आपको पकड़ना है तीरथगढ़ जलप्रपात। अब कांगेर नदी पर आपको पकड़ना है कांगेर धारा जलप्रपात। अभी हम कांगेर वैली नेशनल पार्क को देखेंगे, लेकिन इसी पर आपको पकड़ना है कांगेर धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कांगेर धारा जलप्रपात। ये हमारा हो गया कांगेर धारा जलप्रपात। वाटरफॉल, ये आपने दो वाटरफॉल ट्रेस कर लिया होगा, नदियों का तंत्र आपने समझ लिया होगा। इसके साथ ही साथ देखिएगा एक नदी, जब हम दंतेवाड़ा जिले को पढ़ते हैं तो हमने दंतेवाड़ा में पढ़ा है कि दंतेवाड़ा दो नदियों के संगम पर है, संखिनी और डंकिनी। जहां संखिनी नदी का उद्गम होता है बैलाडीला पहाड़ी से, वहीं डंकिनी नदी का उद्गम होता है डांगरी पहाड़ी। ज्यादातर पुस्तकों में, ज्यादातर सोर्स में आपको यही चीजें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन जब आप बस्तर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि डंकिनी नदी का प्रवाह आपको बस्तर क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूं कि डंकिनी नदी का प्रवाह आपको बस्तर क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सोर्स केवल दंतेवाड़ा को ही लेते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसका प्रवाह होगा डंकिनी का। ये रही हमारी डंकिनी नदी। आपने डिलमिली देखा था, डिलमिली वाले क्षेत्र से ऐसे निकलेगी हमारी प्रवाहित होकर के, ये हमारी हो गई आपकी डंकिनी नदी। कौन सी नदी? ये हमारी डंकिनी नदी हो गई। कुछ इस तरीके से इसका प्रवाह डंकिनी, और यही डंकिनी आपका जाएगी दंतेवाड़ा के समीप, इसी में आकर के मिलती है संखिनी, और संखिनी और डंकिनी पर दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी का जो मंदिर है। इस डंकिनी की सहायक आपको बस्तर में पकड़ना है दमम। क्या पकड़ना है? दमम। ये रहा आपका दमम। कौन सी नदी? दमम या डुमम कर लीजिए, दमम या डुमम। डुमम नदी ये डंकिनी की सहायक है। देखिए अब जहां पर संखिनी और डंकिनी का डंकिनी और डुमम जहां पर मिल रही है, यहीं पर एक पहाड़ी क्षेत्र आपको पकड़ना है, नाम है कोडेनार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? आपका कोडेनार पहाड़ी। जहां पर डंकिनी और डुमम नदी का जो संगम हो रहा है, दोनों के जल को विभाजित कर रही है कोडेनार पहाड़ी। इसी कोडेनार पहाड़ी के समीप आपको एक जलप्रपात पकड़ना है, नाम है मांझी भाठा। क्या नाम है? मांझी भाठा। लिखते चलिएगा आप लोग भी, मांझी भाठा। कोडेनार पहाड़ी के समीप ही एक वाटरफॉल आपको पकड़ना है, मांझी भाठा वाटरफॉल। और कोडेनार पहाड़ी ये आपका डंकिनी और डुमम नदियों के जल को विभाजित करिए कोडेनार पहाड़ी। यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी। तो ये रहा हमारा नदियों का तंत्र, और नदियों से तंत्र से जुड़ा हुआ हमने कुछ वाटरफॉल्स कनेक्ट किया। अब इस जिले के जो प्रमुख जलप्रपात है पहले उनको ट्रेस कर लेते हैं। देखिएगा जब आप टोकापाल क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये रहा बुरुंगपाल के पहले ये एक गांव पड़ेगा, नाम है मौली भाठा। क्या नाम है? मौली भाठा। देखते चलिएगा, एक गांव का नाम है मौली भाठा।
मौली भाठा गांव। इसी मौली भाठा गांव से आपको 3 जलप्रपात, मैं जैसे बताऊंगा आप वैसे ही पकड़ेंगे। एक है आपका M, एक है आपका S और एक है आपका K, MSK। देखिएगा, M से मंडवा, मौली भाठा गांव में आपको पकड़ना है मंडवा जलप्रपात। मंडवा जलप्रपात से थोड़ी दूरी पर दक्षिण पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है S से शिवगंगा, S से शिवगंगा और K से आपको पकड़ना है कुंद्रक, दक्षिण पूर्व की तरफ। तो ये हो गया हमारा M, ये हो गया हमारा S और ये हमारा हो गया K, MSK। ठीक है, मंडवा, उसके दक्षिण पूर्व की तरफ शिवगंगा और उसके दक्षिण पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है कुंद्रक। तो ये 3, मंडवा, शिवगंगा और कुंद्रक। यहां तक की बात बन गई होगी। आगे चलिए, अब आप जब बस्तर भ्रमण के लिए निकलेंगे या बस्तर में जलप्रपातों को देखने के लिए निकलेंगे तो एक रास्ता आपका जगदलपुर से बारसूर के लिए निकलता है। जगदलपुर से ऐसे नदी के किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे होता हुआ कहां निकलेगा? बारसूर के लिए। इसी नदी के किनारे, इसी सड़क पर, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इसी सड़क के किनारे आपको ज्यादातर जितने भी वाटरफॉल्स हैं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप वैसे ही पकड़ते चलें। देखिए, सबसे पहले ये जो बुरुंगपाल क्षेत्र है, बुरुंगपाल के उत्तर की तरफ आपको एक पहाड़ी पकड़नी है। बुरुंगपाल के उत्तर की तरफ आपको एक पहाड़ी पकड़नी है, नाम है सती पहाड़ी। क्या नाम है? ये रही हमारी सती पहाड़ी। देखिए, एक सती पहाड़ी को बेस बनाना है और सती पहाड़ी के उत्तर की तरफ नदी से लगा हुआ एक पहाड़ी आपको पकड़ना है, मटनार। क्या नाम पकड़ना है? मटनार, मटनार पहाड़ी। देखिएगा, इसी मटनार पहाड़ी से एक नाला निकलता है। देखिए, इसी मटनार पहाड़ी, जो सती पहाड़ी के उत्तर की तरफ मटनार पहाड़ी से एक नाला निकलता है, उद्गम होता है, जिस पहाड़ी नाले का नाम है मटनार नाला। क्या नाम है? मटनार नाला। और इसी मटनार नाला पर आपको एक जलप्रपात पकड़ना है जिसका नाम है आपका मेंद्री घूमर। क्या नाम है? मेंद्री घूमर। मेंद्री घूमर मटनार नाले से आगे जब बढ़ेंगे नदी के किनारे तो रोड से लगा हुआ आपको पकड़ना है विंता घाटी। कौन सी घाटी? विंता घाटी। ये आपकी विंता घाटी हो गई, बस्तर की सबसे सुंदर घाटी में से एक है। ये विंता घाटी हो गई, बस्तर की सबसे सुंदर घाटी अगर कहा जाए तो कौन सी है? विंता घाटी। और इसी विंता घाटी में आपको पकड़ना है तांबड़ा घूमर। कौन सा जलप्रपात? तांबड़ा घूमर। तांबड़ा घूमर याद रखिएगा, तांबड़ा घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। विंता घाटी में कौन सा जलप्रपात? तांबड़ा घूमर, एकदम इंपॉर्टेंट है। जबकि मटनार पहाड़ी से निकलने वाला जो मटनार नाला है उस पर आपको पकड़ना है मेंद्री घूमर। क्लियर हुआ? तांबड़ा घूमर को ही आपका एक और नाम से जानते हैं, मयूरा। क्या कहते हैं? मयूरा। तो तांबड़ा घूमर को ही मयूरा भी कहते हैं, तांबड़ा घूमर जलप्रपात या मयूरा जलप्रपात, विंता घाटी। मेंद्री घूमर आपको पकड़ना है मटनार पहाड़ी से निकलने वाला जो मटनार नाला है। अब आपको सती पहाड़ी से जोड़ करके इसी पहाड़ी के समीप आपको 2 जलप्रपात पकड़ने हैं। सती पहाड़ी से जोड़ करके 2 जलप्रपात, यहां जगह नहीं है, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। सती पहाड़ी से जोड़ करके 2 जलप्रपात, एक है आपका कूथर जलप्रपात और एक है आपका पारापुर। देखते चलेगा, कूथर और पारापुर। सती पहाड़ी से जोड़ करके आपको 2 जलप्रपात पकड़ने हैं, कूथर और पारापुर। तो इतने सारे आपको वाटरफॉल पकड़ के रखने हैं। सती पहाड़ी से लगा हुआ कूथर और पारापुर जलप्रपात। मेंद्री घूमर कहां पर मिलेगा आपको? मटनार पहाड़ी, मटनार नाले पर आपको मेंद्री घूमर। विंता घाटी जो कि छत्तीसगढ़ की, बस्तर की सबसे खूबसूरत घाटी है, यहां पर आपको मिलेगा तांबड़ा घूमर या मयूरा। ये आपको डिलमिली से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कोड़ेनार पहाड़ी है, कोड़ेनार पहाड़ी पर मांझी भाठा जलप्रपात। इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मौली भाठा गांव के समीप मंडवा के साथ आपको पकड़ना है शिवगंगा, कुंद्रक। मुनगाबहार नदी पर आपका तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर धारा पर कांगेर धारा जलप्रपात। जबकि तोकापाल क्षेत्र के, ये जो तेकापाल जो आपका इलाका है, इसके उत्तर की तरफ आपको एक जलप्रपात पकड़ना है, उत्तर की तरफ चित्रधारा। तोकापाल के उत्तर की तरफ चित्रधारा और चित्रकोट के समीप एक और पकड़ना आपको बीज कसा। तो ये लगभग प्रमुख वाटरफॉल चित्रकोट के समीप आपको पकड़ना है बीज कसा। तो लगभग हमने नदियों का प्रवाह तंत्र देख लिया और हमने क्या देख लिया? जो प्रमुख जलप्रपात है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो नदियों के समीप है, साथ ही साथ गुफाओं की भी बात करेंगे। तो देखिएगा,
सबसे पहले आपको चलना है, ये हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात। इसी तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप आपको पकड़ना है गुफा, एक गुफा है जिसका नाम है मंदार कोंटा गुफा। ये गुफा आपको पकड़ना है, नाम है मंदार कोंटा, मंदार कोंटा गुफा। देखिएगा तीरथगढ़ के समीप ही आपको पकड़ना है मंदार कोंटा गुफा। साथ ही साथ तीरथगढ़ के समीप ही एक और स्पॉट आपको पकड़ना है, यहां पर तीरथगढ़ के समीप आपको एक और स्पॉट पकड़ना है, इसका नाम है, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपका चिंगी तराई। देखिएगा चिंगी तराई, और इस चिंगी तराई में आपको पकड़ना है एक शिव मंदिर, चिंगी तराई का शिव मंदिर। अभी हम एक एक करके देखेंगे। चिंगी तराई का शिव मंदिर, तो तीरथगढ़ के समीप ही यहां पर आपको पकड़ना है चिंगी तराई का शिव मंदिर। ये भी आपने ट्रेस कर लिया होगा, ये नदी के समीप बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ये हो गया हमारा नारायणपाल, ये पर्चपाल सुअर प्रजनन क्षेत्र है। बकावन तहसील के समीप ही यहां पर एक आपको पकड़ना है एक और स्पॉट, ये आपका नाम है केसरपाल, केसरपाल गुड़िहारी, केसरपाल गुड़िहारी। यहां पर भी आपको एक प्राचीन शिव मंदिर याद रखना है, केसरपाल प्राचीन शिव मंदिर। अभी हम एक एक चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक देखेंगे। तो लगभग हमने बस्तर जिले के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको ट्रेस कर लिया है। नदियों का अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र कैसे किस तरीके से प्रभावित होगा, साथ ही साथ प्रमुख जो जलप्रपात हैं लगभग हमने उसको ट्रेस किया। अब हम एक एक स्थानों को बारीकी से देखेंगे, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बस्तर। बस्तर के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला फैक्ट, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं, जनजातियों की भूमि। सबसे पहला फैक्ट आपको यही बनेगा, जनजातियों की भूमि। साथ ही साथ बस्तर जो है इसको आपका साल वनों का द्वीप कहते हैं, साल वनों का द्वीप। बहुत ही जो इमारती लकड़ी हमारी साल है वो यहां पर बहुलता में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाएगी, कहां पर, बस्तर। इसके साथ ही साथ अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर प्रारंभ से ही राजनीतिक केंद्र के रूप में रहा, राजनीतिक केंद्र के रूप में रहा, सत्ता के केंद्र के रूप में रहा, सत्ता का केंद्र रहा हमारा बस्तर क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जब भी बस्तर की बात होगी तो बस्तर क्षेत्र की जो प्रमुख रियासत है, बस्तर क्षेत्र की जो प्रमुख रियासत है उसका जिक्र होगा। तो याद रखिएगा इस बस्तर क्षेत्र में प्रमुख रूप से दो रियासतें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ेंगे और पढ़ते हैं। कौन कौन सी? तो एक तो आपको पकड़ना है छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, और दूसरा है हमारा काकतीय वंश। छिंदक नागवंश की समाप्ति के बाद आपको पकड़ना है काकतीय वंश, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका काकतीय वंश। अगर बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश का इतिहास देखें तो 1023 से 1324 ईस्वी तक, यानी आप देखिए कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान बस्तर का समग्र इतिहास छिंदक नागवंश से भरा पड़ा है। वहीं 1324 से लेकर के वर्ष 1966 तक, जब तक प्रवीर चंद भंजदेव रहेंगे, प्रवीर चंद्र भंजदेव जी रहेंगे, तब तक का इतिहास काकतीय वंश का इतिहास है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। इन दोनों ही राजवंशों का बस्तर क्षेत्र पर प्रभाव रहा, और जो भी मंदिर, बहुत सारी जानकारियां इनसे निकल करके सामने आएंगी जिन्हें हम आगे देखेंगे। आपको पकड़ना है कि काकतीय वंश की अगर हम बात करें तो काकतीय वंश का संस्थापक था, इसके संस्थापक कहे जाते हैं आपके अन्नम देव, और इसके अंतिम शासक जिन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, विलय पत्र पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया, उनके बारे में अगर हम देखें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और इसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही जो बस्तर रियासत है, छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों में से एक, उसका भारतीय गणतंत्र में क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये याद रखना, प्रवीर चंद्र भंजदेव। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में तीरंदाजी के क्षेत्र में क्या देती है, सर्वोच्च सम्मान प्रदान करती है। तो ये याद रखना है, ये दोनों ही काकतीय वंश का इतिहास। तो मैंने पहले लिखा कि बस्तर जो रहा वो प्रारंभ से ही राजनीतिक और सत्ता का केंद्र रहा। बस्तर काकतीय वंश, छिंदक नागवंश के साथ साथ आपको याद रखना है काकतीय वंश की एक लंबे समय तक राजधानी रहेगा क्या, बस्तर। बहुत ध्यान सुनिएगा, बस्तर काकतीय वंश की राजधानी रहा। लेकिन आपको यहीं से पकड़ना है वर्ष 1700 ईस्वी। क्या पकड़ना है? वर्ष 1700 ईस्वी। वर्ष 1700 ईस्वी में आपको पकड़ना है काकतीय शासक दलपत देव। शासन किसका है? दलपत देव। जो कौन है? काकतीय शासक है, काकतीय शासक। इनके शासनकाल के दौरान ही, दलपत देव के शासनकाल के दौरान ही मराठा सेनापति नीलू पंत का आक्रमण हुआ।
किसका आक्रमण हुआ? नीलू पंत का आक्रमण होता है और वर्ष 1700 ईस्वी में ही नीलू पंत के आक्रमण से भयभीत होकर के दलपत देव, जो कौन है? काकतीय शासक हैं, उन्होंने राजधानी परिवर्तन का क्या किया? फैसला किया। और राजधानी जो पूर्व में कहां थी? बस्तर, इस बस्तर को राजधानी यहां से परिवर्तित करके वो कहां पर ले गए? जगदलपुर ले गए। कब? वर्ष 1700 ईस्वी के दौरान। तो 1700 ईस्वी के पूर्व काकतीय वंश के प्रशासन का केंद्र क्या था? बस्तर। और उसके बाद जगदलपुर राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ दलपत देव के शासनकाल के दौरान। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला हम देखेंगे जगदलपुर। अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर हमने देखा कि 1700 ईस्वी के दौरान, 1700 ईस्वी के दौरान क्या बनेगा? काकतीय वंश की राजधानी बनी। काकतीय वंश की राजधानी बनी, यानी प्रशासन का केंद्र बना, की राजधानी बनी दलपत देव की। किसकी राजधानी बनी? दलपत देव की। दलपत देव की। अब ये जो भूमि है, जो काकतीय वंश की राजधानी बन रही है जगदलपुर, इस जगदलपुर का प्राचीन नाम अगर हम देखें तो इसका प्राचीन नाम था, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था जगदूगुड़ा। क्या नाम था? जगदूगुड़ा। इसके पीछे एक कहानी है कि काकतीय शासकों ने, ध्यान से सुनिएगा, काकतीय शासकों ने क्या किया था? तो काकतीय शासक ने ये जो भूमि है, जो भूमि क्या है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? जगदूगुड़ा, इस भूमि को किससे खरीदा था? तो याद रखिएगा, जगदू महारा। जगदू महारा से क्या किया था? काकतीय शासक ने इस भूमि को खरीदा था। और चूंकि ये भूमि प्रारंभ से ही किसकी थी? जगदू महारा की, इसलिए इसका प्राचीन नाम भी क्या था? जगदूगुड़ा। और वही जगदूगुड़ा वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? जगदलपुर, जो हमारे बस्तर संभाग का भी मुख्यालय है और जिले का भी मुख्यालय है। तो इसके पीछे ये जगदू महारा की भी कहानी प्रचलित है कि जगदू महारा से ही जमीन भूमि खरीदी गई थी काकतीय शासकों के द्वारा, और फिर इस जगदूगुड़ा का ही वर्तमान नाम क्या है आपका? जगदलपुर। अगर देखा जाए तो जगदलपुर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, साथ ही साथ आपका डिवीजन का भी हेडक्वार्टर है। मैंने पहले भी बताया डिवीजन का भी हेडक्वार्टर है जगदलपुर। अगर जगदलपुर की बात की जाए तो जगदलपुर में आपको पकड़ना है सबसे पहले एक तो पहला फैक्ट, इमली मंडी। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी इमली मंडी है, इमली मंडी के रूप में बड़ी फेमस है जगदलपुर। इमली मंडी के रूप में फेमस है आपका जगदलपुर। जगदलपुर। दूसरा जगदलपुर के बारे में पकड़ना है वनपाल, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान आपको कहां पर पकड़ना है? जगदलपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान। अगला आपको पकड़ना है काजू शोध केंद्र। काजू शोध केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? काजू शोध केंद्र। तो आपको पकड़ना है बस्तर में। केंद्रीय रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड। अगला आपको पकड़ना है केंद्रीय रेशम बोर्ड। अगला आपको पकड़ना है हस्तशिल्प, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स भी आपको पकड़ना है। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहां पर है आपका? तो हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स आपका है जगदलपुर। ये सारी बातें जगदलपुर से याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर इमली मंडी जगदलपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जगदलपुर। काजू शोध केंद्र है आपका जगदलपुर। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय आपका जगदलपुर। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स आपको पकड़ना है जगदलपुर। इसके साथ ही साथ जगदलपुर में आपको पकड़ना है केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल। आप सभी जानते हैं कि 5 केंद्रीय जेल है छत्तीसगढ़ में और सभी के सभी संभाग मुख्यालय में है। जैसे रायपुर संभाग मुख्यालय, तो रायपुर। दुर्ग आपको पकड़ना है आपका बिलासपुर, अंबिकापुर, और अंबिकापुर क्या आपको पकड़ना है केंद्रीय जेल, जो छत्तीसगढ़ की 5 केंद्रीय जेल है उसमें से आपको पकड़ना है जगदलपुर। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट यहीं से आपको याद रखना है, खुली जेल कहां पर है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल है मसगांव। क्या है? मसगांव। और ये कहां पर है? तो आपको पकड़ना है बस्तर जिले में। तो ये खुली जेल है बस्तर जिले का, आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ 2 पिक्चर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। 2 पिक्चर कौन कौन से हैं? तो एक पिक्चर जगदलपुर शहर में जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर है मां दंतेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मां दंतेश्वरी मंदिर। देखिएगा ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर का है। दंतेश्वरी मंदिर जो मुख्य पीठ है वो ताराला ग्राम दंतेवाड़ा में संखिनी और डंकिनी नदी के तट पर है। लेकिन उसी का प्रतिरूप आपको याद रखना है कि जगदलपुर शहर में जो राजभवन परिसर है, उस राजभवन परिसर में जो राजा का परिसर है, उस राजभवन परिसर में 2 चीजें आपको पकड़नी है। एक, उसी राजभवन परिसर में आपका मां दंतेश्वरी का मंदिर है, जहां पर बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाता है। यहीं पर बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाता है धूमधाम से। अभी हम इस पर भी जिक्र करेंगे।
साथ ही साथ अब चूंकि बस्तर दशहरे का जिक्र हो रहा है तो बस्तर दशहरे में आप सभी जानते हैं कि रथ का परिचालन किया जाता है। जिन विद्यार्थियों को बस्तर दशहरे से संबंधित कोई भी जानकारी जाननी हो तो बस्तर दशहरे का कंप्लीट वीडियो हमारे उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप वहां पर जाएं और आप ही के लिए उपलब्ध कराया गया, आप जरूर देखें सारी जानकारी, किस तरीके से बस्तर में या बस्तर दशहरे के दौरान रथ का परिचालन किया जाता है, अलग अलग प्रकार की जो रस्में निभाई जाती हैं उन पर भी। तो देखिएगा, अब चूंकि बस्तर दशहरे का जिक्र हो रहा है तो यहां पर रथ का निर्माण किया जाएगा और रथ निर्माण के लिए बस्तर क्षेत्र के अलग अलग गांव से जो कारीगर हैं, जो रथ का पहिया बनाने वाले, रथ का ऊपरी भाग बनाने वाले, रथ की रस्सी बनाने वाले जो कारीगर हैं, वो सभी कहां पर पहुंचते हैं? उसी राजभवन परिसर में पहुंचते हैं। और राजभवन परिसर में एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है जिसको बोलते हैं सिरहा सार भवन। ये देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका है सिरहा सार भवन। इसी सिरहा सार भवन में ये सभी कारीगर रुकते हैं और कारीगर रुक करके जो बस्तर दशहरे के लिए जो रथ बनाया जाएगा उसके निर्माण की प्रक्रिया यहीं पर पूर्ण की जाती है, सिरहा सार भवन। साथ ही साथ जोगी बिठाई का जो कार्यक्रम है बस्तर दशहरे में एक प्रमुख रस्म जो है वो याद रखिएगा, जोगी बिठाई का भी कार्यक्रम इसी सिरहा सार भवन में, डेरी गड़ाई, जोगी बिठाई, ये सभी कार्य इसी सिरहा सार भवन में किया जाएगा। और ये सिरहा सार भवन जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये राजभवन परिसर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको जगदलपुर में, इसके साथ ही साथ जगदलपुर में और बहुत सारी बातें आपको पकड़नी है। जैसे अगर हम जगदलपुर में शिक्षा की बात करें तो भले ही ये एक नक्सल प्रभावित जिला है बस्तर, लेकिन यहाँ पर शिक्षा को लेकर के सरकारें लगातार प्रतिबद्ध रही हैं और आपको उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले शहीद महेंद्र कर्मा, पहला जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला आपको पकड़ना है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम बस्तर विश्वविद्यालय भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2008 में। कब हुई थी स्थापना? तो बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी वर्ष 2008 में, जिसका नाम परिवर्तित करके बस्तर टाइगर सलवा जुड़ूम के जो नेता हैं महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बस्तर विश्वविद्यालय, ये भी धर्मपुरा रोड पर है। इसके साथ ही साथ दूसरा आपको पकड़ना है, ये हमारा बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर है? बलीराम कश्यप। देखिएगा ध्यान से, बलीराम कश्यप के नाम पर आपको पकड़ना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हो गया। तीसरा आप नीचे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, याद रखिएगा ये झाड़ा सिरहा के नाम पर है। किसके नाम पर है? झाड़ा सिरहा। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा आप यहां पर पकड़ सकते हैं झाड़ा सिरहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ध्यान से याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झाड़ा सिरहा के नाम पर। अगला तीसरा आपको यहां पर पकड़ना है, ये रहा हमारा कृषि कॉलेज, एग्रीकल्चर जो कॉलेज है, कृषि महाविद्यालय, ये आपको पकड़ना है गुंडाधुर के नाम पर है। किसके नाम पर है? गुंडाधुर, शहीद गुंडाधुर के नाम पर आपको पकड़ना है एग्रीकल्चर कॉलेज। तो ये शिक्षा के, एग्रीकल्चर जो कॉलेज है, शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं, सर्वोच्च केंद्र हैं इस बस्तर जिले में जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है शिक्षा को लेकर के जगदलपुर में। आगे चलिए, अगला आपको म्यूजियम देखना है, म्यूजियम यानी संग्रहालय, याद रखिएगा म्यूजियम या संग्रहालय की बात कर सकते हैं। देखिए आपके सामने दो पिक्चर यहां पर लगा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो आप सबसे ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे ये पिक्चर, ये है हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ध्यान से सुनिएगा, क्या है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल, ये एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है आपका, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, या इसको नृजाति म्यूजियम भी कहते हैं, नृजाति म्यूजियम भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो आपको याद रखना है वर्ष 1972 में, धर्मपुरा रोड, अभी मैंने बताया था धर्मपुरा रोड पर मानव विज्ञान सर्वेक्षण, याद रखिएगा ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कौन सा? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम या मानव विज्ञान म्यूजियम या नृजाति म्यूजियम जिसको कहते हैं, जिसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1972 में, छत्तीसगढ़ का एकमात्र एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। दूसरा आपको जो दूसरा पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये आपका है जिला पुरातात्विक संग्रहालय, जिला पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक संग्रहालय, जिला पुरातात्विक संग्रहालय, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल जो म्यूजियम है आपका, संग्रहालय है जिला पुरातात्विक संग्रहालय, ये हमारा जगदलपुर। ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 72 में, 16 जोड़ दीजिएगा, वर्ष 1972
88 में, 16 साल बाद यानी वर्ष 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर, ये कहां पर है आपका जगदलपुर। ये 2 हो गए। इसके साथ ही साथ तीसरा आपको पकड़ना है, अभी मैंने बताया था आसना, याद आ रहा होगा आपको आसना, जगदलपुर पहुंचने से पूर्व NH 30 पर ही आसना तारापुर दोनों मिलाकर के कहते हैं, लेकिन आसना ग्राम में आपको पकड़ना है बादल। क्या पकड़ना है आपको? बादल, BADAL, बादल। बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट, देखिए लिखा है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, याद रखिएगा बादल का फुल फॉर्म क्या है? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, यानी बस्तर क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनके चित्रकला, उनके पहनावे, उनके नृत्य, उनकी भाषा, उन सभी को सजोए रखने के लिए ही याद रखिएगा 2021 में, कब? वर्ष 2021 में किसकी स्थापना की गई थी? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज की स्थापना की गई थी, जनजातियों के संरक्षण के लिए, जनजातियों की बोली, भाषा, उनके नृत्य, उनके लोक पहनावे को सजोने के लिए ही आसना ग्राम में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ चौथा आपको पकड़ना है आदिवासी संग्रहालय, ये प्रस्तावित है, आदिवासी संग्रहालय ये प्रस्तावित है, और इसका निर्माण उड़ीसा में जैसे आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई है, उसी की भांति ही हमारे जगदलपुर में भी आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। भव्य तरीके से ये प्रस्तावित है, कार्य शुरू हो चुका है, उड़ीसा की भांति ही इस यहाँ भी स्थापित किया जाएगा आदिवासी संग्रहालय। तो ये म्यूजियम से संबंधित बातें होगी। आगे चलिए, अगर हम अब जगदलपुर में जल स्रोतों की बात करें, प्रमुख जल स्रोत, तो देखिएगा प्रमुख जल स्रोतों में आपको सबसे पहले पकड़ना है, जो पिक्चर आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जगदलपुर शहर की पहचान है, जगदलपुर शहर की शान कह लीजिए आप। ये है हमारा शासक दलपत देव, जिन्होंने राजधानी बनाई, इसको दलपत देव द्वारा स्थापित, निर्मित, क्या देखिएगा दलपत देव के शासनकाल में ही इसका निर्माण किया गया। यह है आपका दलपत सागर, ये क्या है हमारा दलपत सागर, याद रखिएगा दलपत सागर, जो पानी की झील आप देख पा रहे होंगे सामने में, ये दलपत सागर जगदलपुर शहर के बीचों बीच स्थापित है। और किसके शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया? तो आपको याद रखना है काकतीय शासक दलपत देव के शासनकाल के दौरान ही निर्मित किया गया। ये दलपत सागर आपको पकड़ना है कितने क्षेत्र में विकसित किया गया है इस सागर, इस झील को, तो आपको पकड़ना है 385 एकड़ क्षेत्र में। कितने? लगभग 385 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया गया। इसके साथ ही साथ अगर इसका प्राचीन नाम कहा जाए, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है आपका भूपाल ताल। भूपाल ताल आपको पकड़ना है, क्या नाम है? भूपाल ताल। और वर्तमान में इसी को दलपत सागर झील कहते हैं, जो जगदलपुर शहर की पहचान है। 385 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। याद रखिएगा प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में इसके बीचों बीच आप देख पा रहे हैं जो टापू की तरह बना हुआ है, इसके बीचों बीच माड़िया दंपत्ति की एक तस्वीर थी, माड़िया दंपत्ति की मूर्ति थी। प्रारंभ में इस झील के बीचों बीच किसकी? माड़िया दंपत्ति, जो दंपत्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, उसकी एक मूर्ति थी। जैसे आप रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर का जो हमारा बूढ़ा तालाब है, जहां पर विवेकानंद जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक उसी की भांति। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है कि वर्तमान में इस झील को, जो पानी की झील है, इसको बेहतर तरीके से और विकसित किया गया है। तो इस कारण ये जो मूर्ति है इसको तोड़ दी गई है। ये मूर्ति क्या की गई है? तोड़कर इसे क्या किया जा रहा है? और अधिक विकसित किया जा रहा है इस झील को। तो ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, ये एक प्रमुख खेल है जिसका नाम है कैनोइंग कयाकिंग। आप इस खेल से परिचित होंगे, कैनोइंग कयाकिंग। आप देख पा रहे होंगे कि ये बोट के आकार की, बोट की तरह ही एक पनडुब्बी की भांति ही एक यंत्र होता, एक वाहन होता है, जो तालाब में या आप देखिए कि पानी में ही इसको संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। आपने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल देखे होंगे, ओलंपिक की बात कर लीजिए, एशियन गेम्स की बात कर लीजिए, लगभग हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आज कैनोइंग कयाकिंग जो ये खेल है आज बेहद प्रचलित है। बस्तर के युवा भी इस खेलों में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ सके, इसको लेकर के 2021 में, याद रखिएगा वर्ष 2021 में इसी दलपत सागर झील में, जो पानी की झील है, बहुत बड़ी झील है, तो इसका उपयोग करने के लिए, बस्तर की प्रतिभाओं को खेल में निखारने के लिए, खासकर कैनोइंग कयाकिंग जैसे खेल में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके ये युवा, इसको लेकर के 2021 में इसी दलपत सागर झील में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये जो दूसरा तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका गंगामुड़ा तालाब। ये क्या है आपका गंगामुड़ा तालाब, ये भी आपकी जगदलपुर शहर की पहचान है, गंगामुड़ा तालाब। इस तालाब के बीचों बीच आपको पकड़ना है एक भगवान शिव की एक मूर्ति, एक शिव की मूर्ति मैं आपको बोल रहा हूं, शिव मूर्ति, एक बड़ी सी विशाल मूर्ति इसके अंतर्गत इस तालाब के बीचों बीच स्थापित की गई है। नाम है गंगामुड़ा तालाब, जो कि जो मूर्ति है बरसात के दिनों में इसका देखने का जो दृश्य आता है बहुत ही मनोरम होता है। तो आपको पकड़ना है गंगामुड़ा तालाब, प्राकृतिक जल स्रोत, जगदलपुर शहर। आगे चलिए, अगला कोई प्रमुख उद्योगों की बात करें तो देखिएगा प्रमुख उद्योगों में यहां पर आप प्लास्टिक रिसाइकल होते हुए देख रहे होंगे, प्लास्टिक रिसाइकल। तो आपको पकड़ना है सबसे प्रमुख जो अभी वर्तमान में चर्चाओं में है, प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री। जो प्लास्टिक से कूड़े करकट हैं जो अनयूजफुल हैं, उन्हें यूजफुल बनाने के लिए, उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए आपको पकड़ना है कि जगदलपुर में ही आपको स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबू सेमरा में ये प्लास्टिक, बाबू सेमरा जगदलपुर में ये प्लास्टिक फैक्ट्री स्थापित की गई है। जो प्लास्टिक फैक्ट्री आप देख पा रहे हैं, और प्लास्टिक रिसाइकल करके जो अनयूजफुल प्लास्टिक्स हैं उनको फिर कन्वर्ट करेंगे कि ताकि उनकी उपयोगिता और बढ़ सके। तो ये प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई है वर्तमान में, तो आपको पकड़ना है बाबू सेमरा, जगदलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ दूसरा पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ध्यान से सुनिएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान में जो सरकार संचालित हो रही है उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इसी रीपा के अंतर्गत जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक जो केंद्र है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र जो ग्रामीण है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपको पकड़ना है तुरेनार बस्तर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुरेनार बस्तर, ये बातें आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया तुरेनार कहां पर है, हमने मैप में भी देखा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख औद्योगिक में आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगला देखते हैं प्रमुख लोक पर्व। जगदलपुर की बात हो रही है, बस्तर की बात हो रही है, अगर लोक पर्वों की बात ना हो तो यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि बस्तर जनजातियों की भूमि रही है, और बस्तर में जो चलने वाला 75 दिनों तक बस्तर दशहरा है वो भारत सहित पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोक पर्व है। तो हम बात करेंगे बस्तर दशहरे की। ये पहली पिक्चर जो आप देख पा रहे होंगे ये बस्तर दशहरे से संबंधित है, बस्तर दशहरे से संबंधित जो सबसे बड़ा लोक पर्व है, 75 दिनों तक चलने वाला। और दूसरा जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये आपका गोंचा पर्व है। क्या है? गोंचा पर्व। ये दोनों ही जो लोक पर्व हैं ये बस्तर की पहचान है। जहां बस्तर दशहरे का आयोजन 75 दिनों तक होता है, वहीं गोंचा पर्व आपको याद रखना है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, यानी इसी को रथ द्वितीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ द्वितीया। जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में जिस तरीके से उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक प्रतिरूप जो जगदलपुर में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? तो आपको जानना है, राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा। काकतीय शासक जो पुरुषोत्तम देव थे, पुरुषोत्तम देव के द्वारा भगवान जगन्नाथ का ही एक प्रतिरूप जगदलपुर में भी स्थापित किया गया। और तब से ही चूंकि वो रथपति थे, किस तरीके से उन्हें रथ दान दिया गया, रथ से चल करके वो किस तरीके से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए, ये पूरी जानकारी यानी बस्तर दशहरे की कंप्लीट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के जो बस्तर दशहरे वाला वीडियो है आप जरूर देखें। वहां से आपको सारी जानकारी बस्तर दशहरे से संबंधित सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगी। साथ ही साथ बस्तर दशहरे में किस तरीके से रथ का परिचालन किया जाता है, किस तरीके से गोंचा पर्व में रथ का परिचालन किया जाता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको समझ आएंगी। और लोक पर्व से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको इस जिले से जरूर बनेगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, वहां पर सारी जानकारी गंभीरता पूर्वक दी गई है। तो ये दोनों ही लोक पर्व आपको याद रखने हैं, बस्तर जिले के जो प्रमुख लोक पर्व हैं। तो इतनी बातें ही हम
अपने बस्तर जिले के पहले पार्ट में कवर करेंगे। ये बस्तर जिले का हमारा पहला पार्ट था। अभी बहुत सारी जानकारियां इस जिले से संबंधित बची हुई है, जिसे हम अपनी दूसरी क्लास में, जो बस्तर जिले का दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें क्या आपको दूसरा पार्ट चाहिए और कैसा लगा आपको ये वीडियो। आप अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।